सभी को 73वां भारतीय गणतंत्र दिवस की बधाई। हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें आज़ाद होके 75 साल हो गए और ये 75 साल में हमारे देश ने बहुत सारी प्रगति की है। इन सिद्धियों का लिस्ट काफ़ी बड़ा है और जिसको अगर हम देखने जाएं तो काफ़ी समय लगेगा, किंतु ये आज़ादी हमें जिन्होंने दिलाई है, ऐसे लाखों करोड़ों आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो लोग थे, उनके कई सपने थे, उनकी कई आकांक्षाएं थी कि आज़ादी के बाद हमारा भारत कैसा होगा। आज हमें ये मानना पड़ेगा कि उनमें से कई आशाएं, कई आकांक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरे हैं और हमें काफ़ी लंबी रास्ता तय करना है ताकि उनका बलिदान देते वक्त उन्होंने जो सोचा था वैसा भारत बने। दूसरी बात कि हमें जो आज़ादी मिली उसके पीछे ईश्वरीय संकेत भी जरूर था। विश्व के इतिहास में ऐसी कम घटना है जहां सत्ता की फेरबदल पहले से तय करके होती है कि अगले 15 अगस्त को हम निकल जाएंगे और आपके हाथ में सत्ता होगी। तो ऐसी स्थिति आने में एक तो हमारे आज़ादी के लड़ने वालों की भी का पुरुषार्थ था और उसके पीछे ईश्वर का भी बहुत बड़ा संकेत था। ऐसा लगता है कि हमारी कृति देख के भगवान को लगा कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने लायक हो गया है और अगर उसे विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले उसे परदेशियों के चुंगल से निकालना पड़ेगा। इन 75 सालों में हमारी उपलब्धियों पे कुछ नज़र डालें तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के रूप में उभरे हैं और ये सही मायने में डेमोक्रेसी है जहाँ 100 करोड़ करीब करीब लोग को मतदान है, हर एक एडल्ट को मतदान है और उसमें से करीब 70% लोग अपना अमूल्य मत डालते हैं और ये जो सरकार आती है वो मोर और लेस ऐसा कह सकते हैं कि लोगों ने बहुमती की सरकार है। इन दिनों में हम नॉन अलाइन भी रहे हैं, हम किसी गुट में जुड़े नहीं हैं और हमारी अपनी अलग पहचान बना के रखी है। हमारी लार्जेस्ट नेटवर्क है, हमने विश्व में हमारे दूध और खाने पे भी आत्मनिर्भर हो गए हैं। एजुकेशन के मामले में भी हम काफ़ी आगे आ गए हैं। आईआईएम, आईआईटी और एमबीए की कॉलेजेस वगैरह की हम विश्व कक्षा में पहुंच चुके हैं। तो इतने मिलने के बाद भी क्या चीज़ें बच गई है? तो हम देखें कि जब आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों ने अपना सर्वस्व दान किया था, अपने पैसे, अपनी ज़मीन, अपनी कैरियर और हजारों लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान की थी और बाकी लोगों ने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, अपाहिज बने, सालों के सालों जेल में गुजारे और जो युवानी के दिन थे उनके, उसमें उन्होंने पूरी देश के लिए जला दिए। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इन शहीदों में, इन लड़ने वालों में हमारे पिताजी भी शामिल थे और मेरे उनका बेटा होने से मैं उनका गर्व हूँ। वो करीब 1 साल जेल में रहे और उन्होंने भी अपनी सारी ज़मीन जायदाद देश के नाम कर दी और पूरी लाइफ उनकी
उसके बाद गरीबी में ही कटी। उनके ही आशीर्वाद हैं ताकि आज हम इस जगह पे हैं। तो हमारा सबका, मेरा खास करके ये फ़र्ज़ बनता है कि उनका जो सपने का भारत था, वो भारत बनाने में हम अपनी पूरी शक्ति, सामर्थ्य, पैसे और सब बुद्धि सब लगा दें। क्या थी उनके सपनों का भारत? तो सबसे पहले, जैसे गांधी जी बार-बार कहते थे कि हमें आशा थी कि राम राज्य आए। राम राज्य ऐसा राज्य था जिसमें सभी बराबर होते थे। राजा जो थे वो प्रजा की फ़िक्र करते थे, प्रजा को बच्चों की तरह पालते थे और प्रजा की हर एक बात का ख़्याल रखते थे। अपने आप को बाद में देखते थे और प्रजा का पहले ख़्याल रखते थे। स्वराज तो हमें मिला ही, लेकिन स्वराज के साथ जो सुराज की कल्पना थी, वो अभी हमारे लिए एक स्वप्न ही है। गांधी जी का ये भी था कि हर एक गांव जो है वो आत्मनिर्भर बने, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से आत्मनिर्भर बने और पूरा देश में जो संसाधन हैं, देश की जो सारी वस्तुएं हैं, वो देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को के हित में रहें। ये भी आशा थी कि हम जो राजाओं के चुंगल में थे, राज परिवार के, राजघरानों के, जिसमें वंश परंपरागत गद्दी मिलती थी और उसमें लायकी कोई नहीं देखता था और राजा आम तौर पे ये माना जाता था कि वो पैसे उड़ाते हैं, अय्याशी में जीते हैं। ऐसे चुंगलों से बाहर निकल के प्रजासत्ताक राज्य सही में करना, ये भी उनकी आशा थी। तो आज हम देखते हैं कि हम इससे, वो राजाओं की चुंगल से निकल के दूसरे कई फैमिलीज़ की चुंगल में फंसे हुए हैं। सही माने में जो डेमोक्रेसी है उससे हम अभी भी दूर हैं। ज़्यादातर लोग जो अपना मत है वो पैसे के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए बेचते हैं, लेकिन जो सही डेमोक्रेसी है, जो मेरिट देख के वोट देना चाहिए, वो अभी तक ज़्यादातर हुआ नहीं है। तो ये सारे जो उनके ड्रीम्स थे वो हम पूरा कर सकें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें जो गुलामी की मनोदशा है वो उसमें से बाहर आना है। आधे से ज़्यादा लोग भारत में अभी भी यही मानते हैं कि पश्चिम का ही सब अच्छा है और हमारा सब बुरा है। और पढ़े लिखे लोग को भी अभी भी गुलामी मनोदशा है। तो ये गुलामी मनोदशा से हमें बाहर आना है और जो कॉलोनियल माइंडसेट जो हम सोचते थे कि नहीं, हमारे जो मास्टर्स हैं वही ज़्यादा बहादुर हैं, वही ज़्यादा अक्लमंद है, हमारे पास कुछ भी नहीं था, उससे बाहर आना है। भारत की हजारों साल की धरोहर है, कल्चरल, आध्यात्मिक, धार्मिक और टेक्निकल भी। तो ये सभी बातों में हमारी जो धरोहर है वो हमसे छीन ली गई है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये धरोहर को हम पहले तो समझें, जानें, खुद जानें और उसको अपने बच्चों को, अपने पोतों को और आसपास के लोगों को समझाएं और इसमें हमारा आत्मगौरव खड़ा करके फिर हम एक अपनी आज़ाद हुए हैं, जो अभी मानसिक, राजकीय तरीके से आज़ादी मिली है, लेकिन मानसिक आज़ादी हम उसको हासिल करें और ये देश अब खुद आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। हमारे देश में बोलने की आज़ादी है, लेकिन लोगों ने बोलने की आज़ादी को रोने की आज़ादी समझ रखी है। तो हर एक चीज़ में हर एक व्यक्ति सिर्फ रोता है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो नहीं है। हमने परदेशियों को भगा दिया, लेकिन अभी भी 70 साल के बाद भी मानसिकता यही है कि हमें गवर्नमेंट से लड़ना है। जो हमें नॉन कोऑपरेशन की मुहिम चलाई थी, तो वो नॉन कोऑपरेशन की मुहिम अभी अपनी गवर्नमेंट आने के बाद भी वैसे ही चल रही है। गवर्नमेंट कुछ भी करे, हम उससे नॉन कोऑपरेट करते हैं। गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब हम चोरी कर सकते हैं। गवर्नमेंट की जॉब है तो हम जॉब पे सो सकते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट से एंटी फीलिंग जो है, वो उसमें से हमें बाहर आना है और 75 साल से हम
सिर्फ अधिकार की बात कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले हम अंग्रेजों से जब लड़ते थे तो अधिकार की बातें करते थे। तो अब भी वही मानसिकता है कि हम अधिकार की बातें करते रहें, हमारी फ़र्ज के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अधिकार के साथ-साथ फ़र्ज की भी चिंता करें और मेरी फ़र्ज क्या है, ये सोचें। तो इसमें हमें क्या करना है? हर एक व्यक्ति जो रो रहा है कि आज गंदगी है, मेरे शहर में गंदगी है, मेरे गाँव में गंदगी है, मेरे गाँव में हॉस्पिटल नहीं है, मेरे गाँव में स्कूल अच्छी नहीं है, मेरे शहर में फलाँ अच्छा नहीं है, मेरे शहर में ढिका अच्छा नहीं है। तो ये रोने की वजह हम सब कोशिश करें, ख़ास करके बुज़ुर्ग और रिटायर्ड लोग जो वानप्रस्थी कहते हैं हमारे धर्म में। तो वानप्रस्थी लोग ये तय करें कि मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, मेरा वित्त और मेरा समय, हम एक-एक गाँव को, एक-एक शहर को, एक-एक इंस्टीट्यूशन को अडॉप्ट करें और उसमें हमारा पूरा योगदान दें, ताकि वो विश्व कक्षा की हो। और अगर सारे इंस्टीट्यूट, सारे लोग इस तरह से अच्छे पॉजिटिव काम में जुड़ जाते हैं, तो ज़रूर अगले 10-15 वर्ष में भारत विश्व गुरु वापस बन सकता है। तो हम यही प्रार्थना करें भगवान से और ये प्रण लें कि हम अपना पूरा जोर लगा के भारत को आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे। जय हिंद।